अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अहमद नजीब और एक ब्रांड न्यू वीडियो, एक ब्रांड न्यू शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कुछ तीसरे ओडीआई ओवरऑल जो ओडीआई सीरीज रही पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ निगाह डालेंगे और फिर साथ में हम टी20 सीरीज को प्रीव्यू करेंगे कि क्या चांसेस नजर आते हैं पाकिस्तान के। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे क्रिकेट स्टैटिस्टिशियन एनालिस्ट मजहर अरशद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मजहर। जी वालेकुम सलाम अहमद। अच्छा मजहर, स्ट्रेट अवे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे चलते हैं। तीसरा ओडीआई मैच, बड़ा टोटल, फिर भी पाकिस्तान उसको डिफेंड नहीं कर सका। फील्डिंग, बॉलिंग जो भी हमें उसके नजर आए कि यार थोड़ा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बाकी है। ओवरऑल आप कैसे एनालाइज करेंगे इस ओडीआई सीरीज की परफॉर्मेंस को पाकिस्तान की? देखें, ओवरऑल तो काफी खराब परफॉर्मेंस रही है, जैसा कि आप सबके सामने है कि इंग्लैंड की ये थोड़ी वीक साइड थी। मतलब कि अब वो 3-0 जीत गए हैं तो ये कहते हुए अच्छा भी नहीं लगता कि इंग्लैंड की वीक साइड थी, लेकिन अगर हम इंग्लैंड की जो फुल स्ट्रेंथ टीम है अगर उससे कंपेयर करें तो काफी जो एक्सपीरियंस है वो कम था। तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान ऐसे जो है सीरीज हारेगा, बल्कि आई थिंक सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान सिंस 1974 यानी कि 47 साल पहले एक वनडे सीरीज जीता था इंग्लैंड में, तो उसके बाद से कोई भी पाकिस्तान सीरीज नहीं जीता था। तो बहुत से लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस बार रिजल्ट चेंज हो। लेकिन अहमद, आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान का अगर हम रिसेंटली देखें वनडे क्रिकेट में, तो जो आपकी परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत इनकंसिस्टेंट, और आप कह लें कि जो आपकी स्ट्रॉन्ग टीम्स होती हैं उसमें पाकिस्तान पिछले 4-5 साल से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो आप अगर इसमें पहले भी चले जाएं तो पाकिस्तान लास्ट टाइम भी जब इंग्लैंड में गया था तो 4-0 हार गया था। उससे पहले एक बार 4-1 हार गया था, ऑस्ट्रेलिया से 5-0 होम कंडीशंस में हार गया, न्यूजीलैंड में 5-0 हार गए। फिर होम कंडीशंस में ही इंग्लैंड से भी जो है आपकी जो लास्ट दो सीरीज हुई हैं आप उनको वो भी आप हारे हुए हैं। बांग्लादेश से पाकिस्तान 3-0 हार गया था। तो ये पिछले 5 सालों से काफी पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंसेस रही हैं, और इसमें अभी कई ऐसी सीरीज है जिस तरह न्यूजीलैंड में आप जाके 2 बार 2-0 हारे हैं। एशिया कप में आप बांग्लादेश से हार गए, फाइनल तक आपने क्वालिफाई नहीं किया। तो आई थिंक ये काफी एक खराब परफॉर्मेंसेस चल रही थी। वर्ल्ड कप के सेकंड फेज में थोड़ा सा अच्छा पाकिस्तान खेला था, और मैंने एक ये स्टैट जो है पोस्ट भी किया था कि अगर हम पिछले 5 सालों में पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस देखें अगेंस्ट टॉप 4 टीम्स जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया और न्यूजीलैंड है, तो पाकिस्तान की सिर्फ जो विन परसेंटेज है वो सिर्फ 18 है। 38 में से सिर्फ 7 मैचेस जीते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप वीक टीम्स के अगेंस्ट तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी टीम्स है उस पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, और ना सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़े मार्जिन से हार रहे हैं, 3-0, 5-0। तो जिस तरह हमें पता है कि 2 साल पहले पाकिस्तान ने मैनेजमेंट चेंज की, कैप्टन चेंज हुआ, कोचेस चेंज हुए, तो उम्मीद थी कि पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करेगा, लेकिन उसमें यह कि पाकिस्तान को ज्यादा वनडे क्रिकेट नहीं मिली। ये पाकिस्तान पहली बार जो है वो वनडे सीरीज हारा है लास्ट 2 सालों में। तो पहली बार जो पाकिस्तान को एक जरा थोड़ी सी आप कह लें मुश्किल कंडीशंस में या मुश्किल टीम मिली तो पाकिस्तान 3-0 हार गया। तो आई थिंक काफी ज्यादा जो है वो आप कह लें कि डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी। राइट। मजहर, अगर हम इसी में अगर ये देखें कि मेजर फैक्टर्स आपको क्या नजर आए इस वनडे सीरीज में कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को शिकस्त हुई, तरह उस पर थोड़ा सा लाइट थ्रो कीजिएगा। देखिए अहमद, पाकिस्तान बहुत ज्यादा रिलाई करता है अपने टॉप ऑर्डर के ऊपर, जिसमें कि फखर, इमाम और बाबर हैं, टू एन एक्सटेंट रिजवान। और बहुत ज्यादा पाकिस्तान बॉलिंग में रिलाई करता है शाहीन अफरीदी के ऊपर। तो आप देखें कि इमाम भी जो है वो 2 मैचेस में रन्स नहीं कर सके, तीसरे मैच में भी जो उन्होंने रन्स किए वो जरा थोड़ा स्लो इनिंग्स थी। फिर बाबर आप देखें कि इवन दो के लास्ट मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उन्होंने 150 रन किए, पाकिस्तान के पहले कैप्टन है जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 150 रन किए हैं, और नंबर 1 भी वो थे रैंकिंग में। तो लेकिन ये है कि उनके भी 2 फेलियर्स हुए, विच इज फेयर। आई मीन किसी भी बैट्समैन के ऊपर जो है वो बुरा दिन आ सकता है। इमामुल हक का ने रन नहीं किए, फखर जमान ने जो है सिर्फ एक ही इनिंग्स में थोड़ा जरा उन्होंने इनिंग्स को स्टेबल किया था। तो आई थिंक एक तो कलेक्टिव जो आपका फेलियर था टॉप ऑर्डर का, और शाहीन अफरीदी बहुत जबरदस्त बॉलर हैं, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और लेकिन ये उनके करियर की सबसे वर्स्ट सीरीज थी, जो अभी उनका बहुत शॉर्ट करियर है। सिर्फ 2 उन्होंने विकेट्स ली। तो खैर इसमें ये उनके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं है, किसी भी बॉलर के ऊपर जो है वो इस तरह की एक सीरीज आ सकती है जब आप कंसिस्टेंटली इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो यू आर ड्यू अ फेलियर एज वेल। तो आई थिंक कि वो बस ये जो 2-3 चीजें एक साथ पाकिस्तान के साथ हो गई, तो उसने जो है वो पाकिस्तान को काफी हर्ट की है। फिर लास्ट मैच में आई थिंक फील्डिंग, 3 कैचेस छोड़ दिए, फंबल्स काफी हुए, तो कई मतलब रन तो आपने वहां पे लीक कर दिए। तो ये काफी ज्यादा फैक्टर्स हैं।
फिर थोड़ा सा लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी, हमने पहले भी इसके ऊपर बात की थी कि इवन दो कि हम बात करते हैं पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम थी, लेकिन अगर आप पाकिस्तान का ओवरऑल एक्सपीरियंस देखें वनडे क्रिकेट खेलने का, तो वो ज्यादा नहीं है इन प्लेयर्स का। तकरीबन तमाम प्लेयर्स ही जो है वो नए हैं, 2-3 को छोड़ के। तो काफी ज्यादा फैक्टर्स थे। आई होप कि इनसे पाकिस्तान कुछ सीखेगा और आगे जो पाकिस्तान की नेक्स्ट सीरीज होगी, जो कि वर्ल्ड कप सुपर लीग में अब हर सीरीज इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक पाकिस्तान की जो नेक्स्ट वनडे सीरीज है वो अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान उसको होस्ट करेगा, अभी उसका वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ, मोस्ट प्रोबेबली यूएई में होगी। तो होपफुली पाकिस्तान उसमें जो है वो इससे बेहतर परफॉर्म करेगा। राइट, कुछ टी20 सीरीज पर चलते हैं जी। पाकिस्तान ने अब टी20 मैचेस खेलने हैं इंग्लैंड के खिलाफ, और इंग्लैंड की टीम ने अपने स्क्वाड को भी अनाउंस कर दिया टी20 के, जिसमें सारे बड़े नाम वापस आ गए हैं। कप्तान इयन मॉर्गन वापस आ गए। मजर, पहले तो थोड़ी सी बी टीम का नफ्स लिया जा रहा था कि यार बी टीम थी और उससे उसके खिलाफ हमने स्ट्रगल किया। अब तो ए टीम आ चुकी है जो बहुत ही तगड़ी है। कैसे आप देख रहे हैं पाकिस्तान की इस टी20 साइड को इंग्लैंड के खिलाफ? देखें, पाकिस्तान एक ऐसी टीम है कि यू ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। तो अब लोग ये समझ रहे हैं कि फुल स्ट्रेंथ टीम आ गई है, तो पाकिस्तान जो है वो अभी ये 3-0 हार गया है एक बिग टीम के अगेंस्ट, या एक वो ऐसी टीम जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं था। तो ये तो ज्यादा हालात बुरे हो जाएंगे लेकिन पाकिस्तान के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। ऑन द गिवन डे आई थिंक ये किसी को भी हरा सकते हैं। और अगर आपको याद हो, जो लास्ट पाकिस्तान की टी20 सीरीज थी इंग्लैंड में लास्ट ईयर, तो वो इतनी बुरी नहीं थी। वो 1-1 ड्रॉ हुई थी, और पहला मैच उसमें बारिश हो गई थी, और पहला मैच पाकिस्तान काफी कंट्रोल में था, कि लग रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन बारिश हो गई। सेकंड मैच सिर्फ पाकिस्तान 5 रन से हारा था, क्लोज मैच था। फिर थर्ड मैच जीत गए थे। तो लेट्स सी। इवन दो कि इंग्लैंड की बहुत ही स्ट्रांग टीम है, जॉर्ज बटलर भी हैं इस टीम में, और हमें पता है कि कितने डेंजरस ये इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं। लेकिन आई थिंक के होपफुल रहना चाहिए। पाकिस्तान टी20 क्रिकेट तो रेगुलरली खेलता हुआ आ रहा है। तो आई थिंक के पाकिस्तान जो है वो इससे बेहतर जो है वो इस फॉर्मेट में जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा मजहर, ये तो कुछ आपने टी20 सीरीज के ओवरव्यू के हवाले से बात की है। अगर हम पाकिस्तान की रिसेंट टी20 फॉर्म को देखें, तो उसको देख के क्या एनालिसिस है आपके? देखिए, उसमें नंबर्स थोड़े से बेहतर हैं, क्योंकि देन अगेन वही बात कि पाकिस्तान ने जो रिसेंट क्रिकेट खेली है टी20 एज में भी, वो थोड़ा सा जरा जो वीक साइड्स होती हैं उनके अगेंस्ट खेली है। जिम्बाब्वे से पाकिस्तान रिसेंटली जीता, साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में जाके 3-1 जीता, होम कंडीशंस में 2-1 हराया। लेकिन इन दोनों सीरीज में साउथ अफ्रीका की एक वीक टीम थी, उनके जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स थे वो अवेलेबल नहीं थे। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने जो स्ट्रॉन्ग जरा टीम्स के साथ जो क्रिकेट खेली है, उसमें पाकिस्तान को मुश्किल ही हुई है। आप न्यूजीलैंड में गए थे तो 2-1 हार गए थे, सीरीज 2-0 हार गए थे। तो फिर जो डेड रबर मैच था वो आप एक मैच जीते थे न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया में गए थे तो आप 2-0 हार गए थे। फिर अगर आपको याद हो, जब श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई थी, तो वो भी एक बहुत वीक साइड थी। उनको भी कहते थे कि श्रीलंका की बी टीम है, तो पाकिस्तान उससे भी 3-0 हार गया था। तो आई थिंक परफॉर्मेंसेस तो हैं, कॉन्फिडेंस होगा प्लेयर्स के पास, लेकिन अगेन वही बात कि जरा वीक ओपोनेंट्स के अगेंस्ट पाकिस्तान जीता हुआ, तो ज्यादा आप उसके ऊपर रीड नहीं कर सकते। लेकिन आई थिंक कि जिस तरह अभी रिसेंटली जो प्लेयर्स ने हमने देखा है उनको पीएसएल में परफॉर्म करते हुए, शायद उसका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होगा। फिर वनडे सीरीज हारने के बाद भी आई थिंक बहुत से प्लेयर्स को खुद को रीग्रुप करना होगा, जरा दोबारा सोचना होगा। तो बेस्ड ऑन द पास्ट रिजल्ट्स हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान इस सीरीज में थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करेगा। अच्छा मजहर, मेरे आपसे अगला जो सवाल है उसके दो हिस्से होंगे। पहला ऐसा ये कि पीएसएल के जो परफॉर्मर्स हैं वो भी उसमें कुछ इंक्लूजन हुई पाकिस्तान की टीम में, और दूसरा ये कि वो प्लेयर जो कि पीएसएल में बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे, जो टी20 स्क्वाड का हिस्सा है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स की, आजम खान सेकंड लेग में पीएसएल के आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे, या इस तरह मोहम्मद हफीज आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे पीएसएल की सेकंड लेग में। और कंपैरिजन टू इट, शोएब मकसूद शामिल है जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में थे पीएसएल में। तो इन सारे प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन कैसे देख रहे हैं आप, जो पीएसएल से अपनी फॉर्म को कैरी करके इधर पहुंच रहे हैं नेशनल टीम? देखिए, जो आपका टॉप ऑर्डर अभी लग रहा है वो तो तीनों फॉर्म में थे। बाबर आजम ने 500 से ज्यादा रन किए, हाईएस्ट रन गेटर थे। रिजवान के 500 रन थे। शोएब मकसूद थर्ड हाईएस्ट रन गेटर, और आई थिंक आइडियली पाकिस्तान के टॉप 3 भी यही होने चाहिए, बाबर, रिजवान और शोएब मकसूद। तो जहां तक आपने बात की आजम खान की, तो आजम खान तो पीएसएल जब अबू धाबी में स्टार्ट हुई थी उससे पहले ही जो है वो सिलेक्ट हो गए थे। तो उनकी अच्छी पीएसएल नहीं गई। लेकिन ये है कि ओवरऑल अगर हम उनका पिछला एक साल देखें,
तो उनकी ठीक परफॉर्मेंसेस थी। उन्होंने लास्ट पीएसएल अच्छी खेली थी, फिर जो उन्होंने एक दो फॉरेन लीग्स खेली उसमें भी वो सही खेले, नेशनल टी20 में अच्छा खेले। तो आई थिंक क्योंकि पाकिस्तान को काफी मुश्किलात आनी थी, नीचे से पावर हिटिंग की थी, तो काफी उन्होंने नए प्लेयर्स ट्राई किए हैं। खुशदिल शाह को ट्राई किया था, आसिफ अली को ट्राई किया, तो हैदर अली को ट्राई किया, लेकिन किसी के साथ भी वो बात नहीं बनी। तो आई थिंक अब एक और अटेम्प्ट है, पाकिस्तान कोशिश ये कर रहे हैं कि जो उनके वो पावर हिटिंग के इश्यूज हैं वो किसी तरीके से सॉल्व हो जाएं। तो आई थिंक कि आजम खान को अब सिलेक्ट किया है, तो आप जब उनको चांस देंगे तो तभी आपको आइडिया होगा कि उनका क्या पोटेंशियल है। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि एटलीस्ट टी20 में जो है वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर होगी। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शोएब मकसूद का इंक्लूजन के ऊपर मैं बात करूंगा। एक तो बात कीजिएगा कि शोएब मकसूद जो इन फॉर्म भी हैं और टी20 ज्यादा उनका लाइकेबल फॉर्मेट है जहां पर वो आए और पहले बॉल से ही मारना शुरू करें। एक तो उन पे बात कीजिएगा थोड़ी सी, और थोड़ा मोहम्मद हफीज की फॉर्म को लेकर के थोड़े से लोग परेशान थे पाकिस्तान में ओवरऑल के, रिसेंटली इतनी अच्छी फॉर्म नहीं रही, तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी इस इंग्लैंड सीरीज? देखिए, फीस से तो ऑब्वियसली आपकी नंबर 4 के ऊपर वो आ रहे थे पहले, और लास्ट ईयर उनका इंग्लैंड टूर बहुत अच्छा गया था। उससे पहले उनको बहुत ज्यादा प्रेशर था कि जी इनको ड्रॉप कर देना चाहिए, एज ज्यादा है, लेकिन वो इंग्लैंड टूर से ही उन्होंने दिखाया कि वो अभी भी खेल सकते हैं। फिर उसके बाद डोमेस्टिक में, नेशनल टी20, न्यूजीलैंड में, तो वो सारी उनकी सीरीज अच्छी गई थी। जो साउथ अफ्रीका सीरीज उन्होंने होम सीरीज जो मिस की थी, आई थिंक उस टाइम वो टी10 में बिजी थे। उसके बाद जब वो वापस आए तो उस तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर सके। उसमें थोड़ा सा आई थिंक रीजन कंडीशंस भी हैं। अगर आपको याद हो, जिम्बाब्वे में जो मैचेस हुए थे वो बड़ी स्लो पिचेस थी, यानी कि टीम 100 के ऊपर आउट हो रही थी, तो वो सिर्फ 5 इनिंग्स थी। लेकिन फिर यहाँ पे हमने देखा अबू धाबी में भी वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके पीएसएल में। लेकिन हफीज आई थिंक एक ऐसे बैट्समैन है जो कि जरा जहाँ पे आपके लिए बैटिंग कंडीशंस बेहतर हों, जरा आपके लिए जहाँ पे जरा सफेद पिच होती है जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, तो अगर उस तरह की कंडीशंस हो जिस तरह के लास्ट ईयर इंग्लैंड में भी थी, तो वहां पे वो ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो आई थिंक ये जो कंडीशंस होंगी ये उनको काफी सूट करेंगी। उनका इंग्लैंड में थोड़ा बेहतर रिकॉर्ड भी है। जहां तक बात है शोएब मकसूद की, तो देखिए हमने तो पहले कहा कि वो वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे पीएसएल के, थर्ड हाईएस्ट रन गेटर थे, अच्छा स्ट्राइक रेट था, छक्के भी उन्होंने काफी मारे। तो अब लेकिन देखना ये है कि शोएब को किस नंबर के ऊपर पाकिस्तान खिलाता है, क्योंकि वो तो बोलते हैं कि मैं नंबर 3 का बैट्समैन हूँ, और उनकी पीएसएल में भी मुल्तान के लिए नंबर 3 के ऊपर सारी परफॉर्मेंसेज थी। तो पाकिस्तान उनको कैसे एडजस्ट करता है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा, इसमें कुछ बात करेंगे पाकिस्तान के दो ऑलराउंडर्स के ऊपर जिससे एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन शायद वो अपने उस पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जिसमें मैं शादाब या फहीम की बात करूंगा। तो इन दोनों ऑलराउंडर्स को देखते हुए आपको लगता है कि पाकिस्तान इन्हीं सेम दो चॉइसेस के साथ टी20 सीरीज में उतरेगा, या फिर हमें कहीं मोहम्मद नवाज या उस्मान कादिर भी टी20 सीरीज में दिखाई दे सकते हैं? आपने जो पिछले जब हम वनडे सीरीज की बात कर रहे थे, तो जो आपने पूछा था कि क्या फैक्टर्स है, तो आई थिंक उसमें एक फैक्टर फहीम अशरफ का भी था, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा रिलाय कर रहा है एक ऑलराउंडर के ऊपर। और फहीम का जब से कमबैक हुआ है वनडे क्रिकेट में पिछले 1 साल में, अगर हम देखें तो उनकी बैटिंग एवरेज 10 से कम है और बॉलिंग एवरेज 100 से ज्यादा है। तो जो पाकिस्तान उनसे परफॉर्मेंसेस लेना चाह रहा है वो हो नहीं रहा लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, इवन दो कि उनका पीएसएल अच्छा गया था, 9 विकेट्स थी उनकी, इकोनॉमी उनका अच्छा था, टेस्ट क्रिकेट में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ये है कि वनडेज में और टी20 आईज में वो अभी तक उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकी, और मेरा ख्याल है कि आफ्टर आफ्टर व्हाट हैपेंड इन द ओडीआई सीरीज पाकिस्तान थोड़ा घबराएगा उनको चांस देने में टी20s में। आई थिंक कि नवाज जो है वो एक बेहतर ऑप्शन लग रहे हैं, क्योंकि नवाज जो है वो शुरू में भी वो आके 1-2 ओवर्स कर सकते हैं, मिडिल ओवर्स में भी कर सकते हैं, तो फिर नवाज थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। इमाद वसीम भी की भी वापसी हो गई है पाकिस्तान, उनको भी जो है ट्राई कर सकता है। उस्मान कादिर आज जो मिसबा ने जो बात की कि अगर हम शादाब को ड्रॉप करते हैं तो आपकी बैटिंग जो है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, अगर अगर उस्मान कादिर आते हैं तो दो लेग स्पिनर के साथ पाकिस्तान खेल सकता है, या शादाब को ड्रॉप करके उस्मान कादिर को ला सकते हैं। तो ये आई थिंक थोड़ा उसमें कम्बिनेशन आपका खराब हो जाता है। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछें तो आई थिंक कि पाकिस्तान को शादाब और नवाज के साथ ही जाना चाहिए। अच्छा मजहर, अपनी प्लेइंग 11 जरा देखने वालों के साथ शेयर कीजिएगा कि आपके हिसाब से इस सीरीज पे पाकिस्तान की क्या टी20 11 होनी चाहिए? देखें, ओपनर्स तो आई थिंक के डिसाइडेड ही हैं। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम शायद पाकिस्तान के लिए ओपन करेंगे, क्योंकि इनकी अगर हम परफॉर्मेंसेस देखें
तो एवरेज भी ठीक है, 40 के करीब है, और रन रेट भी 9 के करीब है। तो अगर 9 के रन रेट से ये खेल रहे हैं तो आई थिंक आप 54-55 रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं पावर प्ले में। आई नो कि रिसेंट परफॉर्मेंसेज ये थोड़ी वीक टीम्स के अगेंस्ट है, लेकिन अब ये इनके लिए भी टेस्ट होगा पहला कि एक बड़ी टीम के अगेंस्ट जो है पाकिस्तान इस ओपनिंग पेयर्स के साथ कैसे जाता है। 3 आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग होगा। पाकिस्तान रिसेंटली तो बाबर को भी 3 पे ट्राई करता, बाबर को भी 3 पे ट्राई की है, या जो आपके जो पावर हिटर्स होते हैं, फखर हो गए, शर्जील हो गए, हैदर हो गए, इनको भी पाकिस्तान ने 3 के ऊपर ट्राई की है। लेकिन अब क्योंकि सुहेब मकसूद आ गए हैं, तो मेरा ये ख्याल है क्योंकि सुहेब मकसूद परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं पीएसएल में, बेस्ट बैट्समैन थे, बेस्ट प्लेयर थे टूर्नामेंट के, और नंबर 3 के ऊपर ही वो खेल रहे थे। आई थिंक कि पाकिस्तान को उनके साथ 3 के ऊपर ही जाना चाहिए। फिर मोहम्मद हफीज हैं 4 के ऊपर, 5 के ऊपर आजम खान। आई थिंक नीचे पाकिस्तान को एक पावर हिटर चाहिए होगा, और फिर 6 के ऊपर शादाब, 7 के ऊपर नवाज, और फिर उसके बाद आपके 3 जो है फास्ट बॉलर्स। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की टीम शायद इसमें से एक बॉलर कम करके अपनी बैटिंग को मजीद स्ट्रॉन्ग करना चाहेगी। मे बी फखर को और शर्जील को किसी तरीके से उनकी कोशिश होगी कि इस टीम में एडजस्ट करें। इमाद वसीम का अगर कम बैक हुआ है तो शायद पाकिस्तान की ये भी कोशिश होगी कि इमाद वसीम को भी इसके अंदर लेकर आए। लेकिन आई थिंक के करंट फॉर्म के ऊपर जो है वो रिसेंटली अगर हम परफॉर्मेंसेस देखें तो नवाज जो है वो ज्यादा एक बेहतर ऑप्शन है। शाहीन, आई नो कि उनकी वनडे सीरीज अच्छी नहीं गई, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो T20 में अपनी फॉर्म को रीगेन करेंगे। लास्ट ईयर हैम्पशायर के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने, एक मैच में 6 आउट भी किए थे। हारिस रऊफ इवन दो कि थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर भी उनमें पोटेंशियल है, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। इवन इस वनडे सीरीज में भी उन्होंने कोई ज्यादा खराब बॉलिंग नहीं की, आखिरी मैच में वो 4 आउट कर गए थे। फिर हसनैन की पेस है, तो आई थिंक ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये सिर्फ मेरी एक सोच है। हमारे जो व्यूअर्स हैं अगर वो इसको देख रहे हैं तो वो भी अपनी जो टीम है उसको कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान शायद इसमें थोड़ी सी जो है चेंजेस करेगा कि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ऐड कर लें। बट लेट्स सी। आई थिंक के ओवरऑल जो T20 कॉम्बिनेशन है वो पाकिस्तान का थोड़ा सेटल्ड है कंपेयर टू वनडे क्रिकेट, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस होगी। राइट, बिल्कुल सही मजहर। व्यूअर्स, ये थी डिस्कशन मजहर के साथ जिसमें हमने ओडीआई सीरीज पे कुछ बात की पाकिस्तान की, और T20 सीरीज को प्रीव्यू किया, कुछ हमने कॉम्बिनेशंस को देखा, उस पर नजर डाली और एनालिसिस जाने, और कुछ स्टैट्स और नंबर्स आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।